और बिग बुलेटिन की शुरुआत बवाली बाबा राम रहीम की खबर के साथ करेंगे, जिसकी पेशी 11 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। साध्वी यौन शोषण मामले के बाद पंचकुला की सीबीआई कोर्ट 11 जनवरी को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में भी फैसला सुना सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वो हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। ऐसा ना रिपीट हो इसलिए हमने ये सरकार की तरफ से लगाई थी, जो माननीय अदालत ने हमारी बात को मान लिया। बाबा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश होने की इजाजत दे दी। पंचकुला सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने राहत की सांस ली है। दरअसल 11 जनवरी को राम रहीम पर फैसले से पहले सरकार को कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि सरकार 25 अगस्त 2017 को राम रहीम के समर्थकों का वो तांडव देख चुकी है, जब साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को दोषी करार देने के बाद बलात्कारी बाबा के बवाली समर्थकों ने पंचकुला और सिरसा को हिंसा की आग में झोंक दिया था। ऐसे में सरकार को डर था कि अगर 11 जनवरी के दिन राम रहीम को पेशी के लिए पंचकुला की सीबीआई कोर्ट लाया जाता है तो फिर से वही हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाने की अपील की थी। हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से गुरमीत राम रहीम को 11 तारीख के लिए पर्सनली प्रेजेंट ना करने के लिए उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश होने के लिए एप्लीकेशन दी थी, जो आज बहस सुनने के बाद माननीय अदालत ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया है और बाबा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश होने की इजाजत दे दी। दरअसल पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में 11 जनवरी को फैसला आ सकता है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस का आरोप राम रहीम पर है, जो फिलहाल साध्वी यौन शोषण केस में 20 साल की सजा काट रहा है और इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। सीबीआई कोर्ट ने 11 जनवरी को राम रहीम समेत सभी आरोपियों को पेश करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने सीबीआई कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में याचिका दायर कर राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाने की अपील की। इसके लिए हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया था और मंगलवार को कोर्ट ने हरियाणा सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। माननीय अदालत ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया है और बाबा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश होने की इजाजत दे दी। अदर एक्यूज्ड हैं वो तो ऑलरेडी बेल पे हैं, उनको तो पेश होने के लिए कहा गया था। हमने तो सिर्फ बाबा के लिए लगाई थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वो हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। ऐसा ना रिपीट हो इसलिए हमने ये सरकार की तरफ से लगाई थी, जो माननीय अदालत ने हमारी बात को मान लिया। यानी अब 11 जनवरी को बवाली बाबा की पेशी तो होगी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हालांकि छत्रपति मर्डर केस के बाकी आरोपियों को प्रत्यक्ष रूप से पेश करने के आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर कोर्ट के फैसले के बाद भी भले पंचकुला से लेकर सिरसा तक अलर्ट जारी हो, प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए हों, लेकिन कोर्ट का यह फैसला सरकार के लिए राहत जरूर लाया है। पंचकुला से तारा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर 11 जनवरी के फैसले के पहले सिरसा में पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। 25 अगस्त 2017 जैसे हालात ना हों, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। अकेले सिरसा में पुलिस की 12 कंपनियां बुलाई गई हैं, जिसमें 5 डीएसपी होंगे। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए सिरसा में 14 नाके लगाए जाएंगे, जहां शहर में आने जाने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी के अलावा हर आने जाने वाले शख्स पर भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा में आने जाने वाले वाहनों की भी गहनता से जांच की जाएगी। जिले में एहतियात के तौर पर धारा 144 भी लागू की जाएगी। 11 तारीख को राम रहीम गुरमीत सिंह के केस के बारे में जो भी फैसला आना है, उसके बारे में सिरसा पुलिस ने अच्छे बंदोबस्त किए हैं, जिसमें कि 10 कंपनियां बाहर से और 2 कंपनियां फीमेल, टोटल 12 कंपनियां हमने बुलाई हैं, जिसमें डीएसपी 4 मेल और 1 फीमेल डीएसपी हैं। पूरा सिरसा की पुलिस नाकों पे और लोकल पुलिस अभी तैनात है। 24/7 3 पेट्रोलिंग पार्टीज लगी हुई है।
जिसमें 14 नाके हमारे पूरा शहर को सीलिंग प्लान के मुताबिक नाकाबंदी की जाएगी, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी स्थिति को अंजाम देने में कामयाब ना हो। धारा 144 लगी हुई है, किसी भी 4 आदमियों के इकट्ठा होने पे भी ये नोटिस जारी कर दिया गया। बिल्कुल नाकाबंदी इसीलिए की गई है कि सभी आने जाने सभी की गतिविधि अच्छी तरह से पूरी चेकिंग फ्रिस्किंग होके ही गाड़ियां आगे की तरफ जाएंगी। और लौट के विधायक जी घर को आए। जी हां, हरियाणा की सियासत में एक विधायक घर लौट आए हैं। अकाली दल विधायक का एक नई पार्टी से ऐसा मोहभंग हुआ कि यू टर्न लेने में 48 घंटे भी नहीं लगाए। मैं श्रोमणी अकाली दल का विधायक हूं और आज भी श्रोमणी अकाली दल के साथ हूं। जेजेपी ज्वाइन नहीं, जेजेपी के साथ मैंने सपोर्ट किया है। महज 48 घंटे, जी हां, सिर्फ 48 घंटे में विधायक जी लौटकर घर आ गए। 2 दिन पहले 6 जनवरी को विधायक जी ने कुछ इस अंदाज में हरियाणा की नई नवेली पार्टी जेजेपी का दामन थामा था। ऐसी आस्था जताई थी कि पार्टी ज्वाइन करवाने वाले अजय चौटाला समेत मौके पर मौजूद जेजेपी कार्यकर्ता फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि जेजेपी के कुनबे में एक और मौजूदा विधायक जुड़ने जा रहा था। सो मौका देखकर विधायक जी ने कुछ यूं चौका मार दिया। मैं जिवें पहला इंडियन नैशनल लोक दल पार्टी का पूरा संगठन के हिसाब नाल चल रहा सी, पूरा मैं सपोर्टर सी। हुण जिहड़ी है जो मैनूं ठीक लग्या कि जननायक जनता पार्टी चौधरी देवी लाल जी की असली नीतियां ते चल रही है, इस करके मेरा पूरी सपोर्ट, पूरा मेरा इन्हां दे नाल साथ जिहड़ा जननायक जनता पार्टी दे नाल रहूगा। और पहलां की तरह उदों भी वध चढ़ के मैं इस पार्टी दे विच पूरी तनदेही नाल, पूरी ईमानदारी नाल, पूरे वर्कर साहबान के आदर मान नाल लेके ये करदा रहांगा। जिहड़ा है श्रोमणी अकाली दल शायद इलैक्शन लड़े या ना लड़े, पर मैं जननायक जनता दल पार्टी दे नाल। शायद विधायक जी ज्यादा ही भावुक हो गए थे और इसका अंदाजा भी विधायक जी को जल्द हो गया। महज 2 दिन में अपना भूत, भविष्य और वर्तमान याद आ गया और ऐसा यू टर्न लिया जो सियासत की सड़क पर दल बदलने वाले नेताओं के लिए हमेशा मौजूद रहता है। मैं श्रोमणी अकाली दल का विधायक हूं और आज भी श्रोमणी अकाली दल के साथ हूं। जेजेपी ज्वाइन नहीं, जेजेपी के साथ मैंने सपोर्ट किया है, क्योंकि पहले श्रोमणी अकाली दल इंडियन नैशनल लोक दल सपोर्ट करता सी। हुण मैं जिहड़ा कि जेजेपी नूं मैनूं ठीक लग्या, क्योंकि सरदार प्रकाश सिंह बादल और चौधरी देवी लाल दी नीतियां एक ने, इस करके मैं जेजेपी नूं सपोर्ट किया और श्रोमणी अकाली दल दे नाल श्रोमणी अकाली दल दा विधायक हां। नहीं देखो, बादल साहब का तो इशारा नहीं है, पर मैनू जो ठीक लग्या मैं जेजेपी की सपोर्ट आपके हिसाब नाल कीती। जेजेपी में आने और तत्काल घर वापसी के बीच विधायक जी ने पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से भी मुलाकात की और बताया कि वो तो तन, मन और आत्मा से अकाली थे और अकाली ही रहेंगे। लेकिन विधायक जी का इस यू टर्न ने जेजेपी की गाड़ी को हिचकोले खाने पर मजबूर कर दिया। सो उन्हें तो 6 जनवरी की तारीख भुलाए नहीं भूल रही, जब विधायक जी ने उनके साथ आने की कसमें खाई थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस तरीके से इनेलो के 3 विधायक जननायक जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, उसी तरीके से मैं भी इनके साथ खड़ा। जब उन्होंने अपने घर पे झंडा चढ़ाया है और कैसे ज्वाइन करते हैं। बलकौर सिंह को अभय चौटाला का करीबी माना जाता है। ऐसे में जेजेपी का दामन थामने की खबरें इनेलो के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, लेकिन विधायक जी ने यू टर्न लेकर इनेलो को राहत और जेजेपी को झटका दे दिया। वैसे भी सियासत में सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। सिरसा से नकुल जसूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं जींद उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टी ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। वहीं जींद में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रमुख राजकुमार सैनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी विनोद आसरी के पक्ष में अनोखे तरीके से प्रचार प्रसार करते नजर आए। सैनी ने यहां खुद ऑटो चलाया और ऑटो की छत पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को बैठाया और नामांकन के लिए पहुंचे।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को लंबी छुट्टी पर भेजने के फैसले को रद्द कर दिया। यानी आलोक वर्मा सीबीआई चीफ के पद पर बरकरार रहेंगे, लेकिन जांच पूरी होने तक कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। केंद्र सरकार को सुप्रीम झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीसी के फैसले को पलटा। आलोक वर्मा बने रहेंगे सीबीआई चीफ। सीबीआई बनाम सीबीआई की जंग में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीसी के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया। इस फैसले के साथ ही ये साफ हो गया कि आलोक वर्मा ही सीबीआई के चीफ बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ को छुट्टी पर भेजे जाने का तरीका सही नहीं था। कोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक हाई लेवल कमेटी ही इस प्रकार के फैसले ले सकती है। इस तरह आलोक वर्मा दोबारा सीबीआई चीफ के तौर पर तैनात माने जाएंगे। हालांकि वर्मा अभी कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले पाएंगे। वहीं आलोक वर्मा पर लगे आरोपों की जांच जारी रहेगी। अगले 7 दिनों में हाई लेवल कमेटी इस पर अपना निर्णय सुनाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा था। केंद्र सरकार ने जांच जारी रहने तक सीबीआई चीफ वर्मा के साथ राकेश अस्थाना को भी छुट्टी पर भेज दिया था। केंद्र सरकार ने सीबीसी की सिफारिश के आधार पर अफसरों को छुट्टी पर भेजा था। केंद्र सरकार ने ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को जांच एजेंसी का अंतरिम प्रमुख भी नियुक्त कर दिया था। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक कुमार वर्मा और ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद केंद्र सरकार ने दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय लिया था। हालांकि छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के डायरेक्टर आलोक कुमार वर्मा ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इस पूरे मामले में देखना यह है कि जो चयन समिति है वो ये तय करेगी कि आलोक वर्मा को फिलहाल छुट्टी पर भेजने का फैसला क्या सही है या नहीं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से आलोक वर्मा को एक बड़ी राहत मिल गई है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं दादरी में सड़क हादसे में एक महिला खिलाड़ी की मौत हो गई। हादसा दादरी भिवानी रोड पर हुआ, जहां एक कार ने टक्कर मारी और हादसे में राष्ट्रीय स्तर की डिस्कस थ्रो खिलाड़ी एकता की मौत हो गई। एकता ने अंडर 14 और अंडर 16 में गोल्ड मेडल जीता था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त एकता अपने गांव पैतावास कला से प्रैक्टिस के लिए दादरी जा रही थी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। नेशनल लेवल की लड़की थी एकता, डॉक्टर राजेश कुमार, पैतावास कला, नेशनल लेवल की मेडलिस्ट। 2-3 बार नेशनल मेडल आया, गोल्ड मेडल भी आया। बीएससी फाइनल की लड़की थी, बहुत होनहार लड़की। प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में शाम को रोजाना बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस के लिए आई थी। अचानक आवाज सुनी, हम भाग के आए। एक अभी सूचना प्राप्त हुई थी, अभी एक लड़की बाइक पर पैतावास की थी जो प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल में आती थी, SCRB स्कूल में। तो उसका और वो अपनी बाइक पे आ रही थी, तो उसी के सामने एक गाड़ी दूसरी आई थी जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई है, जिस पे कार्रवाई जारी है। ड्राइवर गाड़ी को छोड़ करके भाग गया। खबर झज्जर से, जहां पारिवारिक कलह में एक महिला की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप महिला के भतीजे पर लगा है। आरोप है कि भतीजे ने लाठी डंडों से पीट कर अपनी बुआ को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामला दर्ज करके मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं। एक वृद्ध महिला की हत्या की सूचना आई थी, जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोई गिरफ्तारी वगैरह भी नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। और प्रदीप देसवाल पर हमले से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब हमलावर प्रदीप देसवाल पर हमला करने जा रहे थे। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे
हमलावरों के हाथों में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं और लाठी डंडे लिए हुए ये बदमाश आगे बढ़ रहे हैं। एमडीयू कैंपस में बेखौफ घूमते ये हमलावर सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 जनवरी को इनसो प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देसवाल पर जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि सिर्फ लाठी डंडों से ही ये हमला नहीं हुआ था। प्रदीप देसवाल की माने तो गोली भी दागी गई थी। इस दौरान प्रदीप देसवाल की गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ा गया। हालांकि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पैरोल पर बाहर आए अजय चौटाला ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है और अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो उम्मीद है कि पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाएगी। उधर भिवानी में 28 दिसंबर को मिले 3 सिरकटे शवों के मामले में पुलिस की जांच मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंच गई है। एसपी भिवानी के मुताबिक 3 राज्यों में ये जांच जारी है और 28 दिसंबर को गांव खरक के खेतों में प्लास्टिक के ड्रम में सिरकटे 3 शव मिले थे। शुरुआती दौर में शवों की पहचान करना तो दूर, ये पता लगाना भी मुश्किल था कि ये शव महिला के हैं या फिर पुरुष के। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ कि 1 शव महिला का जबकि 2 शव बच्चियों के हैं। शवों के पास मिले थैलों पर लिखे पते के आधार पर पुलिस मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंची, जहां पुलिस ने तीनों शवों की पहचान को लेकर पैम्फलेट लगाए हैं। इसके अलावा भिवानी पुलिस पड़ोसी जिलों की पुलिस के साथ साथ दिल्ली और मध्य प्रदेश की पुलिस से भी संपर्क में है। शवों की पहचान न होने के चलते मामला पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ है। के राज्यों में और जिलों में भी भेजी है और साथ में ही हमने मध्य प्रदेश भी एक टीम भेजी है जो वहां पर सतना और खजुराहो वहां पर पैम्पलेट भी चिपका रही है और वहां के पुलिस स्टेशन से भी इस संबंध में जानकारी इकट्ठा कर रही है कि कहीं यहाँ के कोई मजदूर तबके के लोग जो हरियाणा की तरफ गए हो और कोई मिसिंग हो तो इस संबंध में सूचना दे ताकि उस आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकें। इसके साथ ही हमने जो हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश का जो मिसिंग पर्सन्स का डाटा है उसको भी एग्जामिन कर रहे हैं ताकि कहीं एक महिला या 2 बच्चे इस प्रकार से गायब हुए हो तो उसके आधार पे हमको कोई क्लू मिल सके। उधर अंबाला में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां मानव चौक पर चोरों ने एसबीआई बैंक के एटीएम से 19 लाख रुपए उड़ा लिए। चोरों ने पहले एटीएम के गार्ड को बेहोश किया और उसके बाद एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी पर स्प्रे करके वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कटर से मशीन को काटा और कैश निकाल लिया और इसके बाद वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह जब दूसरा गार्ड एटीएम पहुंचा तो गार्ड बेसुध हालत में मिला। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अभी वो डिटेल उन्होंने दी है, कुछ उन्होंने जो है टोटल अभी किया नहीं, उन्होंने लगभग से 18-19 लाख के करीब उन्होंने बताया। उसमें कुछ उन्होंने कैश था उसमें से हो गया। कल टोटल निकाल के गए थे कि उसमें 30 लाख कैश था, कुछ दिन में चला गया है। उसमें लगभग से बता रहे हैं कि रात को 17, 18, 19 के करीब जो पैसे थे। ये उसमें रात के समय उसमें गैस कटर का जो प्रयोग हुआ है, गैस कटर से उसको काट करके उसमें से वो पैसे निकाले गए हैं। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद अब खबर यमुनानगर से, जहां धरती का भगवान एक मासूम के लिए यमराज बन गया। परिजनों का आरोप है कि उनके 3 महीने का मासूम बार बार रो रहा था, जिस पर वहां मौजूद नर्स ने मासूम को चाइल्ड केयर वार्ड से बाहर निकाल दिया और फिर उस मासूम ने दम तोड़ दिया। ये तड़प है उस माँ की जिसके 3 महीने का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तड़प है उस परिवार की जिसके आंगन में किलकारियां मारने वाला अब हमेशा के लिए खामोश हो गया और इसकी वजह सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को बताया जा रहा है। कह रहे थे जी हम नींद से परेशान है, अपने बच्चे ने बाहर ले जा, मन ने भी नहीं सोने दे रहा यहाँ पे हो। मेरा बच्चे 10 बजे से निकाल दिया था जी उन्होंने बाहर, मेरे बच्चे की कोई कार्रवाई नहीं की जी। मेरे घर वाला गया जी दूध देने, उसने क्या बोल रहे कि अपना बच्चा लेके बाहर चले जाओ रे से। दरवाजे बेड़ का पड़ गए जी, मैंने सारे दरवाजे खटखटाए, कोई भी नहीं उठा जी। मेरा बच्चा ऐसी तड़पते मर गया। दरअसल सोमवार देर शाम सुमन के 3 महीने के बच्चे की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बच्चे की मां का आरोप है कि चाइल्ड केयर में तैनात एक नर्स ने रात के वक्त बच्चे के रोने की आवाज से परेशान होकर बच्चे को केयर से बाहर कर दिया। बाहर निकलते ही बच्चे की तबीयत खराब होने लगी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। अब बच्चे के परिवार के लोग आरोपी नर्स और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
तो अगर डॉक्टर की लापरवाही का मैटर अगर आता है तो उन्होंने हमें कंप्लेंट दी है। इसमें जो CMO हैं वो यहाँ के 5 डॉक्टर्स का एक टीम बनाएंगे, वो टीम की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। जांच की जाएगी। मेडिकल नेग्लिजेंस कमेटी होती है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बनी हुई है, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर भी होते हैं। और इसी के साथ बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। ढंग से इसकी जांच की